गुड गुड। मैं ठीक हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है आज। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। 11 फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 6/2/2025। वर्क पावर एनर्जी कुछ नहीं है, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सीओएम। सेंटर ऑफ मास का हम जो है मोशन देखेंगे और हम कोलिजन भी देखेंगे। आज की कोलिजन क्या है, ये दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का जो बेटा फॉर्मूला था, आप में से किसी एक को फटाफट पढ़ा दो, बता दो। m1 सेंटर x1 ऑफ मास का m2 हाँ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 plus m2 हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये किसके लिए था भैया, ये था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए था। अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो, ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो तब जो सेंटर ऑफ मास का होगा, आरसीएम का मतलब इसमें एक्स की भी बात हो रही है और इसमें वाई की भी बात हो रही है, तब उसके लिए रिलेशन था इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अगर ये कब होता है, जब आपकी कोई ऐसी बॉडी हो, कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो, तब हम उसका क्या निकल लेते हैं, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट का मास निकालते हैं, उस छोटे से एलिमेंट की पोजीशन निकालते हैं, चाहे एक्स ले रहे हो चाहे वाई ले रहे हो, किसी एक की बात करते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है और जहां तक बॉडी खत्म हो रही है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था एक रॉड का, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा था इस फॉर्मूले की मदद से। अब चूंकि अगर हम देखें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग यानी कि इस वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक में है ये बॉडी, राइट साइड में भी सेम पार्ट है और लेफ्ट साइड में सेम पार्ट है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होना चाहिए जिसके अबाउट टू सिमेट्री है। और इस लाइन पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इस लाइन पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बेटा, वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर ऐसे करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं करना है एक्चुअल में। ये भी बात सही है, लेकिन एक्चुअल में हम कहाँ सिस्टम ले रहे थे, हम सिस्टम यहाँ पे ले रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ले रहे थे। तो यहाँ से हमने क्या किया था, एक एलिमेंट माना था dx की लंबाई का, जिसका dm मास हमने निकाला था किस चीज का यूज करके, लैम्डा का यूज करके, लीनियर मास डेंसिटी का यूज करके, जो कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ आया था। अब ये dx मीटर की लंबाई का जो मास हो जाएगा, छोटा सा मास जो हो जाएगा, वो m/l dx हुआ था। इस रिलेशन में हमने यहाँ पे रखे थे और उसके बाद यहाँ पे हमने dm की वापस से यहाँ पे भी dm रख दिया था और x की कोऑर्डिनेट्स रख दिए थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, वो हमने रखा था और रिलेशन निकाला था। तो हमें पता चला था कि इस एंड से, इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास आ रहा था वो L/2 डिस्टेंस पर आता। करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ बेटा जी। और उसके बाद रिकॉल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिकॉल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था और कि अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसमें हमने देखा था कि अगर मैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, तो हमने देखा कि हमने देखा था कि इस y कोऑर्डिनेट के अबाउट ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है वो सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो इसी लाइन, इसी y वाली लाइन पर होना चाहिए। और y वाली लाइन पर अगर होगा सेंटर ऑफ मास, तो उसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास x क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि y पर, हाँ y पर x क्या हो जाता है, जीरो। फिर उसके बाद हमने यही रिलेशन लगाया था कि भैया y इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जो हमने इसका वाई सी एम निकाला था, वाई सी एम निकाला था सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद, तो जो हमारा रिलेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, किसी को याद है? 2r by जो pi। हाँ 2r/π रिलेशन आ रहा था। अब उसी का हम यूज करेंगे और ये क्वेश्चन हमने लगाया था क्या कल, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास प्लेस अ कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन शायद हमने नहीं लगाया था। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है जिनका दोनों का मास 2 है, प्लेस्ड एट 2 नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे 3 है, 3। ठीक है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स जिनका मास, तीनों का मास कितना है, 2m है, और ये तीनों प्लेस किए जाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स जो है उनकी 4 मीटर है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, ये वाली साइड आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ 4 हुई, इसकी लेंथ 4 हुई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी,
4√2 4√2 वाला की हमको जरूरत नहीं। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स एट ओरिजिन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो इंटरसेक्शन है ये वाला, इसको हमने ओरिजिन माना 0,0 माना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन ऑफ वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4√2/x है। तो आपको x की वैल्यू बताना है। जबकि हमने एक कॉर्नर पर कितना मास रखा है 2m, दूसरे कॉर्नर पर भी हमने कितना मास रखा है 2m और तीसरे कॉर्नर पर कितना मास रखा है 2m। तो इस वाले 2m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, कितना हो गया इस वाले कोऑर्डिनेट का 0 इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4 इसका कितना हो जाएगा 0.4 एक्ससीएम का फॉर्मूला जो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन m2 x2। चूंकि यहाँ पे 3 मास है तो m3 x3 भी आएगा और इन तीनों मासेस का समेशन यानी कि 2m प्लस 2m प्लस 2m। जल्दी से वैल्यूज रखो और मुझे बताओ एक्ससीएम कितना हो जाएगा। सिमिलरली वाईसीएम करो और मुझे बताओ वाईसीएम कितना हो जाएगा। तो पहला मास जो है वो 2m है और उसका कोऑर्डिनेट 0 है। वेरी गुड। दूसरा मास कितना है 2m है और उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 है। तीसरा मास जो है 2m है और उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और इन तीनों का एडिशन करेंगे 6m हो जाएगा। भैया ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, ये 8m हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 8m/6m। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसी तरीके से YCM निकाल लेंगे। तो YCM निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, पहला वाला मास 2m उसका y कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला मास ये 2m उसका y कोऑर्डिनेट और तीसरा वाला मास 2m उसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 है। अच्छा, और इन तीनों मासेस का एडिशन करेंगे तो 6m हो जाए। तो ये वापस से 8m/6m आ जाएगा। यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तब पोजीशन वेक्टर अच्छा 4/3 सर सॉरी आई एम सॉरी 4/3। तो जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो 4/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 4/3 यानी क्यों, यानी कि इस जगह से 1 पॉइंट समथिंग हॉरिजॉन्टल चले जाओ और इस जगह से 1 पॉइंट समथिंग वर्टिकल चले जाओ, तो यहाँ कहीं इसका होगा। तो अब इस पोजीशन वेक्टर की बात करें, इसका x कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास जो हमने निकाल लिया है, जिसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। चलो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए भाई 4/3 4/3। तो अगर ये 4/3 4/3 कोऑर्डिनेट का है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल भी 4/3 है वर्टिकल भी 4/3 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4√3/3। आप सभी को समझ में आ रही है क्या? बहुत बड़ी बात नहीं बताया लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती। वेरी गुड। तो ऐसे था, गुड इवनिंग। 4/3 लंबाई इसकी, 4/3 लेंथ, x एक्सिस 4/3, y एक्सिस, तो जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3√2। ये दे रखा है उन्होंने और बोला है उन्होंने कि जो आया है उसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया है, ठीक है, जो RCM का जो मैग्नीट्यूड आया है उन्होंने कहा है कि भैया उन्होंने बोला है कि 4√2/x है और हमने जो कैलकुलेट किया है वो आया है 4√2/3 आया है। तो यहाँ से आप लोगों ने बता दिया कि 4√2/x इधर यहाँ से बता दिया कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? यस सर। 2024 का शिफ्ट 1 लोग हाँ लगा ली। ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया था क्या? नहीं किया। ये वाला कर लिया था शायद। कितना आ रहे थे वैल्यू? n/9 था ना, n की वैल्यू कितनी आ रही थी 15। अरे मैंने तो दे रखा है 15 आ रही थी। ये वाले क्वेश्चन में करना था, यहाँ तक हम लोगों ने मैं कैलकुलेशन यहाँ तक दे करके गया था, उसके आगे आप लोगों को करना था। अब पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, आप लोग पर डिपेंडेंट। कैलकुलेट किया था किसी ने क्या? किसी ने नहीं कैलकुलेट किया। चलो अब अगर हम आगे बात करते हैं ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे। अभी तक हमने रिंग की बात की थी, अब हम एक डिस्क की बात करेंगे। एक ऐसे हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क है मतलब पूरा का पूरा ये चीज फिल्ड है, खाली नहीं है, ऐसे पूरा का पूरा फिल्ड। तो ये डिस्क है, ये नहीं बना रहा हूँ, आपको समझ जाना होगा कि डिस्क है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम,
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये वाई एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट जितना होगा और ये वाला पार्ट जितना होगा वो क्या है, सिमेट्रिकल है। यस सर। अगर symmetrical है, अगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो इसी वाई एक्सिस पर होना चाहिए। अगर वो इसी वाई एक्सिस पर होगा तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, हम उसको कैलकुलेट नहीं करें। अब वाई वाली वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 0 हो गई। वाई वैल्यू निकालते हैं। वाई वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसकी रेडियस अगर मैं r मान लेता हूं, अगर मैं उसकी रेडियस r मान लेता हूं और उस रेडियस r मानने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जो कि एक सेमी सर्कुलर रिंग के शेप का एक एलिमेंट ले लिया मैंने। एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट लेना भी बहुत कमाल की बात है, लेकिन सीखोगे तुम लोग यहाँ पे कि आपने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। जो इतने बच्चे जेईई एडवांस में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए उनको एलिमेंट लेना बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा और एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि भैया एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक छोटी सी रिंग ले लिया और इस छोटी सी रिंग की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो छोटी सी रिंग की जो विड्थ है dx है, यानी कि ये जो विड्थ है छोटी सी, ये वाली जो विड्थ है, चौड़ाई है इस छोटी सी रिंग की कितनी है भैया, 2x है। करेक्ट है बात क्या है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आपको हमने रिलेशन पढ़ाया है कि जो YCM होता है कॉन्टिन्यूअस बॉडी का, वो इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाता है। Am I correct? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर मैं मान लेता हूं कि इस पूरी जो रिंग है उसका जो पूरा का पूरा मास है वो कितना है, m है। अगर पूरी रिंग का जो मास है वो अगर जो पूरी रिंग है उसका जो पूरा मास है हमने कितना माना हुआ है बेटा, m मान लिया। तो अब हम इसका निकालेंगे सरफेस मास डेंसिटी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नाम बहुत मुश्किल है, लास्ट क्लास में आपने कर रखा है। सरफेस मास डेंसिटी का मतलब टोटल मास m अपॉन टोटल एरिया कितना होगा। अगर पूरे बड़ा सा सर्कल होता तो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता बेटा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आधा होता सर्कल तब कितना एरिया हो जाता, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपने बताया कि जो इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा आ गई है वो 2m बाई पाई आर स्क्वायर हो गई। अब इस रिंग पे आ जाओ, ये x रेडियस की मैंने रिंग ली थी, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये x रेडियस की मैंने रिंग ली थी तो इस रिंग की ये जो लंबाई हुई, जो इसका ये वाला सरकमफ्रेंस हुआ वो कितना हुआ। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। हाँ वेरी गुड शाबाश। अब मैं इस रिंग को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सीधा कर रहा हूँ। अगर मैं इस रिंग को थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके सीधा करूंगा बेटा तो ये कुछ इस शेप की बन जाएगी, ठीक है। ये चौड़ाई dx थी, ये चौड़ाई dx हो जाएगी। ये वाली जो लंबाई है, जो सर्कुलर वाली लंबाई है जिसपे मैं अपना पॉइंटर चला रहा हूँ, वो आपने बताया कि सर ये सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है। यहाँ पे रेडियस x है, तो इस सेमी सर्कल का ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला पाई एक्स टी। वेरी गुड शाबाश। तो उसी को मैंने से खींच दिया है, खींच के लंबा कर दिया है, तो वही सेम जो लंबाई हो जाएगी वो पाई एक्स यहाँ पे हो जाएगी। अब ये एक रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, पाई एक्स, ब्रेड्थ कितनी है, dx, तो एरिया निकल आया, ठीक है। अच्छा, सरफेस मास डेंसिटी अगर इतनी है, सरफेस मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, सरफेस मास डेंसिटी का मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मास है वो कितना है, 2m बाई पाई आर स्क्वायर, 2m बाई पाई आर स्क्वायर है।
तो मेरे पास एरिया कितना है पाई एक्स डी एक्स। तो अगर मैं पाई एक्स डी एक्स मीटर स्क्वायर का मास निकालना चाहूंगा बेटा तो वो कितना हो जाएगा? 2m upon r square into x dx। पाई एक्स डी एक्स ना बेटा, पाई भूल गया आप। पाई एक्स डी एक्स का एरिया कितना हो जाएगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इतना है तो पाई एक्स डी एक्स का मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? इसी चीज में पाई एक्स डी एक्स से क्या कर देंगे? ये बात नहीं समझ में आई क्या? सर आ गई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि समझा? सर आ गई। अगर किसी को नहीं समझ में आई देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आई देखो, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 2 मीटर स्क्वायर का जो मास होगा वो 2, इसी सेम चीज में हम क्या कर देंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मीटर स्क्वायर का अगर मैं मास की बात करूं तो इसी सेम चीज में मैं क्या कर दूंगा बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 मीटर स्क्वायर का एरिया मुझे निकालना है तो जो 1 मीटर वाला था उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास पाई एक्स डी एक्स मीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसका मास कितना होगा? तो जो 1 मीटर वाला था उसी में पाई एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई एक्स डी एक्स एरिया का जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा, यस सर। इसे पाई कट करके बोला, ठीक है। इसी को हम छोटा सा मास, उस छोटे से एलिमेंट का मास डीएम बोल देते हैं। अच्छा, ऊपर से पाई नीचे से पाई कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पाई पाई कट करके बोला तो 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, ये कटवट करके आ गया। अब जो वाई सी एम का जो रिलेशन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम होता है। अच्छा, वाई कितना है ये हम पता करना है। हमें पता है कि अगर इस रिंग की बात करें, इस छोटी सी एलिमेंटल रिंग की बात करें तो एक एलिमेंटल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है? उसकी क्या पोजीशन होती है? आपको यहाँ पे हमने पढ़ाया है कि सर जो एलिमेंटल रिंग होती है, इस एलिमेंटल रिंग का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था और उस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना आया था? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आई थी? 2r/4। 2r upon pi। हाँ, तो ये भी तो एक रिंग है तो इसका भी तो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा? 2x/पाई डिस्टेंस पर होगा। करेक्ट है क्या बात? यस सर। तो हम क्या रखें? हाँ हाँ, तो इस एलिमेंटल रिंग को जो हमने लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जो एक एलिमेंटल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/पाई होता है। इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस x है तो इसका सेंटर ऑफ मास 2x/पाई की डिस्टेंस पर होगा, ओरिजिन से यहाँ से उसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया कितना? 2x/पाई। डीएम छोटा सा मास जो था वो हमने अभी निकाला कितना है? 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम की अभी हमने वैल्यू निकाली, छोटे से एलिमेंटल पार्ट के मास अभी हमने निकाला कितना? 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, तो अब dx और x की बात कर लेते हैं। x शुरू कहाँ से हो रहा है? ये जो पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है x, ठीक है। फिर और बड़ा होगा तो एक रिंग बनेगी, और बड़ा होगा तो एक और रिंग बनेगी, एक बड़ा होगा तो एक और एलिमेंटल रिंग बढ़ेगी, और बड़ा होगा तो एक और लेंथ, और बड़ा होगा तो एक और एलिमेंटल रिंग बढ़ेगी, और बड़ा होगा तो एक और जब लास्ट में पहुंचेगा तो एक और। तो जो शुरू हो रहा है x वो इस पॉइंट से हो रहा है। ये पॉइंट क्या है? y कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 0। हाँ, यहाँ पे गए तो एक रिंग और बन गई, और गए ऊपर तो ये एक और रिंग और बन गई। ये इसका नाम डीवाई रखते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ये थोड़ा सा। चलो ठीक है, समझ जाओगे तुम। यहाँ पे गए तो एक और रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे गए तो एक और रिंग बन गई, यहाँ पे गए तो एक और रिंग बन गई, और यहाँ पे गए तो एक और रिंग। तो हमने क्या, हमको y लेना चाहिए था, हमने गड़बड़ कर दिया, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। तो शुरू हो रहा है 0 से और सबसे बड़ी वाली जो रिंग है वो कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। ये सबसे बड़ी वाली रिंग की जो रेडियस होगी वो r हो जाएगी। सबसे बड़ी वाली ये वाली जो रिंग की रेडियस होगी r। तो आपने कहा शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है r पर। शुरू हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है r। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल वैंसिल हो रही भैया। कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। ऊपर टू 4 और m और पाई और r स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। 4m अपॉन पाई r स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा भाई? x मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर dx हो जाएगा। अपॉन यहाँ से बात करेंगे 2mr स्क्वायर बाहर आएगा, 2mr स्क्वायर बाहर आ गया। क्या बच गया अंदर? x dx बच गया, x dx बच गया। सही कर रहा हूँ क्या मैं?
यस सर। किसी को नहीं समझ Yes, किसी sir. को नहीं समझ में आया तो फौरन बोलो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूर समझना है। देखो बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला, हाँ बेटा, m से m न्यूमरेटर वाला कैंसिल, न्यूमरेटर वाला 2 और न्यूमरेटर वाला 4 कैंसिल हो गए, सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब क्या क्या बचा रह गया बाहर, 2 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, लिमिट बाद में रखेंगे। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन बोला देखो मारे ना तुम लोग को, सही होगा। अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पावर उस पे +1 कर दो और नीचे भी वही सेम पावर पे +1 करके लिख दो, कितना हो जाएगा? x cube by 3. क्यूब बाई 3। इसी तरीके से नीचे एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x square by 2 X square by 2. एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट 0 से लेके r तक थी, 0 से लेकर के r तक थी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये r अपर लिमिट रखेंगे r क्यूब, 0 रखेंगे खत्म, अपर लिमिट रखेंगे r स्क्वायर, 0 रखेंगे खत्म। तो ये ऊपर r क्यूब नीचे आ जाएगा और नीचे r स्क्वायर आ जाएगा, तो 2r क्यूब बाई 3 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? r स्क्वायर बाई 2। नीचे वाला रेसिप्रोकेट होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पलट करके 2 अपॉन r स्क्वायर होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट है बात? Yes, बात sir. समझ में आई क्या? Yes, अच्छा sir. जी, अब देखो Yes, sir. ऊपर से 2 r स्क्वायर और यहाँ से 2 पावर खत्म हो जाएगी, एक r बचा रह जाएगा, तो एक r मैंने बचा लिया, पावर खत्म कर दी। ऊपर बचा रह गया 2r मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा? 4r और नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो जो YCM हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 4r अपॉन 3। यानी कि जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस रिंग की, जिसकी इस डिस्क की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो इस ओरिजिन से, जो हमने मान रखा है ओरिजिन, इस ओरिजिन से यहाँ पर कहीं 4r/3 पर डिस्टेंस पर होगा। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर अगर वो होगा सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ पे कहीं होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, जो कि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4r/3। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. पाई पाई कहीं छूटा है क्या? हाँ, पाई छूट गया, पाई यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पर भी हमारा पाई छूट जाएगा, ये भी और ये भी और ये भी। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? 4r/3 पाई। Yes. चलो बेटा जी, तो 4r/3 पाई जो हो जाएगा किसी एक सेमी सर्कुलर डिस्क का आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब उसी तरीके से मैं आगे बात करूं तो मैंने आपको बता रखा है कि कुछ सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स, कुछ सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सब निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इन सिमेट्रिकल शेप्स का सेंटर ऑफ मास आपको याद करके रखना है। अच्छा जी, अगर आपका एक रेक्टेंगल होगा तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि उसके सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूं एक स्क्वायर की, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहा है यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ये आपका स्क्वायर शेप हो गया। अगर मैं तीसरा शेप बात करूं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कहाँ होगा, तो ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो उसका क्या होता है? वो उसका सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड की बात करूं तो कैसे निकलता है? यहाँ से हमने मीडियन डाल दिया, यहाँ से हमने मीडियन डाल दिया, यहाँ से हमने मीडियन डाल दिया, तीनों मीडियम जहां पर मैच करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो इस मीडियन को 2:1 की हाइट में बांटता है। 2:1 की हाइट में बांटने का मतलब कि अगर ये पूरी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक h है, अगर ये पूरी हाइट h है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 2h/3, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? h/3। दोनों को जोड़ोगे, h/3 2h/3 को जोड़ोगे तो वापस से h आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको अपना सेंटर, अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लूं, ये कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लिया मैंने और ये वाला वर्टिकल एक्सिस मान लिया, तो इस ओरिजिन से इस 0,0 पॉइंट से कितनी हाइट पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा? ये सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा? तो पता चला यहाँ से कितनी हाइट पर होगा बेटा? ये हाइट कितनी हो जाएगी? h/3 पर हाइट हो जाएगा। तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होता है
जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होता है वो 0,h/3 हाइट पर होता है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ, सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियन तुम लोगों को पता होना चाहिए। मीडियन होता है कि किसी ट्रायंगल से सामने वाली साइड पर हम एक ऐसी लाइन डालते हैं जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो जितने मीडियन होते हैं वो तीनों कहाँ कनेक्ट करते हैं? वो एक ऐसे पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। क्लियर है? Yes, sir. अब अगर हम एक सेमी सर्कुलर करें, सेमी सर्कुलर रिंग का अभी आप लोगों ने क्लास में निकाला है, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसमें x तो 0 ही होगा, y कितना हो जाएगा? y आपने बताया था r रेडियस का है अगर 2r/pi. देखो भाई सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? ये रटवा रहा हूं मैं तुम लोग। तो रटो, यहाँ पे रटना पड़ेगा। अब अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करूं और ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन ये हो गया, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो यही कहीं y एक्सिस पर होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 4/3 pi. अब उसके बाद एक और शेप आता है जिसको हम बोलते हैं हेमीस्फेरिकल शेल। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमीस्फेरिकल शेल। ये हमारे घरों में बहुत यूज होता है। जितने भी बाउल है वो सब के सब कैसे शेप का माना जाएंगे? हेमीस्फेरिकल शेल। शेल का मतलब अंदर खाली है, खोखला है, इसी में आप मैगी रख करके खाते हो। ठीक है, तो ये हेमीस्फेरिकल शेल की अगर मैं बात करूं तो हेमीस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है? अगर मैं ये मान लूं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से यानी कि इस ओरिजिन से 0,0 से कितनी हाइट पर होगा? अगर इस हेमीस्फेरिकल शेल की रेडियस जो है वो r है, तो वो इस पॉइंट से r/2 की डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,r/2 हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला शेप है वो हमारा वो सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर है लेकिन सॉलिड है, अंदर पूरा भरा हुआ है, फिल्ड है, पूरा का पूरा मेटल भरा हुआ है, कहीं भी जगह खाली नहीं है। यानी कि आपने एक बड़ी सी बॉल ली, उसको बिल्कुल इक्वल 2 मेटल की बॉल ली, उसको जरूर नहीं मेटल की लिया जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लास्टिक की भी ले सकते। एक पूरी मेटल की बॉल ली, उसको आपने क्या कर दिया? बीच से काट दिया, क्योंकि मेटल की बॉल बोलने से वो दिमाग में आता है कि पूरी पूरी भरी हुई है। ठीक है, प्लास्टिक की बॉल बोलूंगा तो दिमाग में आएगा कि अंदर खाली भी हो सकता है। इस वजह से मैं समझाने के लिए मेटल की बॉल बोलता हूँ। तो आपने एक ऐसी सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड हेमीस्फेयर, इसको सॉलिड हेमिस्फीयर बोलते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर में अगर मैं मान लूं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है? मान लेते हैं कि h रेडियस है, h उसकी रेडियस है। तो अगर ये r इसकी रेडियस मान ले, तो h मानने की क्या जरूरत है? अगर हम बोल दें कि इसकी रेडियस कितनी है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? r है, तो ये इस ओरिजिन सिस्टम से कितनी हाइट पर होगा भैया? ये उस ओरिजिन सिस्टम से 3r/8 की हाइट पर होगा, यानी काफी कम हाइट पर होगा। यहाँ पे नीचे ही कहीं रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं ज्यादा। तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये हाइट कितनी हो जाएगी? 3r/8। अब चूंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो y एक्सिस पर ही होगा। अगर y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास होगा तो उसका x जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0,3r/8। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. रट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे रट जाना चाहिए। अगर मैं कोन ले लूं, लेकिन सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का मतलब अंदर पूरा भरा हुआ है, कहीं भी खाली नहीं है, फिल्ड नहीं है। अगर मैं बोल दूं भैया सॉलिड कोन है, और इस सॉलिड कोन की जो हाइट है वो बोल देता हूँ कि भैया वो h है। सॉलिड कोन की हाइट कितनी है? h है। और ये मान रहा हूँ कि मैं, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा ओरिजिन 0,0 है, तो इस ओरिजिन से कितनी हाइट पर होगा? अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो इस ओरिजिन से कितनी हाइट पर होगा हमारा? किसी को पता है? याद है? h/3 4 की। वेरी गुड, शाबाश। तो 0,h/4 की हाइट पर हमारा क्या हो जाएगा भैया? हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक और शेप ले लूं कि हमारा एक कोन तो है, लेकिन ये कोन सॉलिड नहीं है,
ये कौन कैसा है भैया? हॉलो कोन है, भरा हुआ नहीं है, अंदर हवा है, अंदर खाली है। हॉलो कोन, जैसे आपकी बर्थडे कैप आती है उसकी बात करूं तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मान लेता हूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, तो इस सेंटर से कितनी हाइट पर होगा? मान लो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो ये ओरिजिन से कितनी हाइट पर होगा? अगर ये कोन की हाइट h है तो यहाँ से कितनी हाइट पर हो जाएगा बेटा? h/3 h/3 0,h/3 जो होगी इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes. yes sir अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अगर हम मोशन की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो आर लिख रहा हूँ। आर का मतलब इसमें एक्स की बात भी हो रही है और वाई की बात भी हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात भी हो रही है, वाई, दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं ताकि बार बार दोबारा ना लिखना पड़े। तो हमने क्या लिखा था भाई? m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन, पता नहीं कितने पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं mn अपॉन टोटल का मास का समेशन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भैया नीचे तो कांस्टेंट है, वहां तो कोई डिफरेंशिएशन हो, ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कैसे बन जाएगा? m1 क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा dr1/dt प्लस m2 चूंकि कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा m2 dr2/dt एंड सो ऑन, लास्ट पार्टिकल mn और उसी तरीके से drn/dt हो जाएगा। और नीचे तो भैया कांस्टेंट है मास, उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, सारे मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं होते होंगे, तो वो एज इट इज। तो हमको पता चल गया कि dr/dt आ जाएगा। और dr/dt क्या कहलाएगा? किसी एक पार्टिकल का क्या कहलाएगा? अगर इसकी वेलोसिटी कहलाएगा कि r1 पोजीशन है, r2 पोजीशन है, r3 पोजीशन है, r4 पोजीशन है, और ये मेरा ओरिजिन है 0,0, तो इसकी पोजीशन ये r1 हो गई, उसकी r2 हो गई, ये इसकी r3 पोजीशन, ये इसकी r4 पोजीशन। तो अब क्या होगा कि ये क्या बताएगा? इसकी वेलोसिटी v1, पता नहीं क्या डायरेक्शन है, मैं एक रैंडम डायरेक्शन दे रहा हूँ, v1 हो गई, ये इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ये इसकी वेलोसिटी v3 होगी, ये इसकी वेलोसिटी v4 हो गई। तो यहाँ पे आपका निकल करके आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, लास्ट पार्टिकल mn vn अपॉन सारे पार्टिकल्स का मास का समेशन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेलोसिटी किसकी? ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। सिमिलरली सेम पैटर्न पर आप क्या निकाल सकते हो? सिमिलरली सेम पैटर्न पर आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो। कैसे? m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, लास्ट तक जाएगा mn an, और इन सभी मास का समेशन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 लास्ट पार्टिकल mn। यहाँ तक आप सारे पार्टिकल्स का क्या निकाल सकते हो बेटा? सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हो, ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? yes sir अब बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा बेटा, यानी कि पूरे सिस्टम पर ऑन होल सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपने क्या कर दिया? 10 पार्टिकल आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, स्पेस में छोड़ दिया, और वो मोशन कर रहे थे, पता नहीं कैसे मोशन कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कैसे भाग रहा, वैसे भाग रहा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम पर स्पेस में कोई भी इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो मास इनटू ए एक्सटर्नल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्सटर्नल एक्सेलरेशन एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन मास, यानी कि वो भी 0 हो जाएगा। और यही एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? दो ही चीज हो सकती है, या तो वो रेस्ट में रहेगा, और दूसरी चीज क्या होगी? या तो वो कैसे मोशन में होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्या इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल्स भी सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में? नहीं, हो सकता हो कि एक पार्टिकल जो है वो जा रहा हो इधर 2 के एक्सेलरेशन से, और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा हो 2 के एक्सेलरेशन से। एक पार्टिकल इधर जा रहा हो 4 के एक्सेलरेशन से ऊपर, और एक पार्टिकल नीचे जा रहा हो 4 के एक्सेलरेशन से नीचे। एक पार्टिकल जो है, एक मिनट रुको, एक पार्टिकल इधर जा रहा हो 3 के एक्सेलरेशन से, और एक पार्टिकल इधर जा रहा हो 3 के एक्सेलरेशन से, और एक पार्टिकल
इधर जा रहा हो एक के एक्सेलरेशन से और एक पार्टिकल इधर जा रहा हो एक के एक्सेलरेशन से। हमने देखा कि भैया इसका सबका मास सेम हमने मान लिया है m है, ठीक है, इस सबका मास सेम मान लिया है m है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश भी करूंगा तो इसका जो सेंटर, इसका जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो लेफ्ट साइड में होने की वजह से -2m हो जाएगा, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन राइट साइड में होने की वजह से +2m हो जाएगा। इसका मास इंटू एक्सेलरेशन +4m हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ये -4m हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 1m, चूंकि राइट साइड में जा रहा था चलो हम इसको पॉजिटिव, उस साइड को पॉजिटिव माने, हालांकि वो 1m cos थीटा कुछ होगा जो भी, लेकिन समझने के लिए आसानी के लिए मैं प्लस ले, और ये जस्ट उसके अपोजिट में जा रहा है तो इसका -1m, ये इसका, और कुछ बचा है क्या, नहीं, हाँ ये इसका जो होगा वो 3m हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इधर जा रहा है डाउन डायरेक्शन में तो इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, और ये अप डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसका कितना हो जाएगा +3। अब सभी को जोड़ूंगा मैं तो -2m और ये +2m कैंसिल कर जाएगा, ये +4m -4m कैंसिल कर जाएगा, +3m -3m कैंसिल कर जाएगा, -m और +m कैंसिल कर जाएगा। यानी सारे पार्टिकल्स हो सकता है कि वो मोशन कर रहे हो, उनके पास वेलोसिटी हो, उनके पास एक्सेलरेशन भी हो, लेकिन इन सबका मिला करके जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा वो 0 आएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि सिग्मा mi ai अगर 0 आएगा तो इस पूरे सेंटर ऑफ मास का, इस पूरे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो भैया वो सेंटर ऑफ मास अगर रुका हुआ था, ये है सेंटर ऑफ मास, कौन है ये? साजिद 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 और साजिद। कर दो सर रिमूव साजिद। ठीक है, अब देखो मैं लगा रहा हूँ वो क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब किसी को भी अगर एंटर करना होगा तो ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है। मैं या तो ग्रुप में चेक करूंगा या तो कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, कब की बात है, 7:05 ठीक है। चलो किसी को भी अब ऐड होना होगा तो मुझसे परमिशन। तो ये पूरे सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या होगा भैया, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का जो समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन है वो 0 आ रहा है। और अगर समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन 0 आएगा तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा 0। इसका मतलब या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो चलेगा, तो कैसे चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा। अब उसी पर बेस हमारा जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, पहले हम लिख लेते हैं कि जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो क्या होता है बेटा, dp अपॉन dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये आप पढ़ रखे हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। अगर f एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, अगर f एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो dp अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि dp बराबर 0 हो जाएगा। dp का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिस्टम का 0 है। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। एक मैथमेटिकल छोटा सा मैंने रिलेशन दिया है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और समझते हैं कि क्या मतलब हो रहा है, कि इसका क्या सीख रहे हैं इसमें। एक मान लो स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो स्लैब है वो इस पर रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस का मतलब इसमें किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, स्लैब रखा हुआ है और उस पर एक मैन रखा हुआ है। अच्छा, जो स्लैब का वेलोसिटी है, स्लैब का जो मास है वो कैपिटल एम ले लेते हैं। तुम लोग बताना सही नाम है कि अंशिका तो अपने ठीक। अंशिका और अक्षित कुमार, करेक्ट, सही है ना दोनों? यस सर। चलो यस सर। यस सर। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एक छोटे से एक मास है, जिसका एक आदमी है जिसका मास m है, और वो एक स्लैब है और स्लैब का मास जो है कैपिटल M है, और इन्होंने बोला कि ये आदमी जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, और जो राइट साइड में मूव कर रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये v जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, इसका क्या नाम दिया था, स्लैब नाम दिया था, स्लैब। ये उन्होंने हमें दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें ये बताओगे कि ये स्लैब कैसे मूव करेगा।
ये स्लैब कैसे मूव करेगा, क्योंकि स्लैब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो मैन जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो स्लैब बढ़ेगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ेगा। ये बात सभी को समझ में आई है कि समझाऊं? आगे सर आगे ऐसे होता है, स्मूथ सरफेस पर है ना, तो वो आगे चलने के लिए वो क्या करेगा, पर्सन स्लैब पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। अब स्लैब क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं स्लैब में, तो स्लैब मूव कर जाएगा पीछे की तरफ। माया देवी, ठीक है, अब स्लैब जो है पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा जी, कैसे होगा भाई, क्या होगा रिलेशन, ये अब हमको समझना है। हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि जो स्लैब है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड से चल रहा है, मान लो u स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर ये u स्पीड से चल रहा है तो मैन कैसे स्पीड से चलेगा? अच्छा, सर ने बताया है कि ये v है, v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब। तो मैं कैसे लिखूं, जो छोटा छोटा स्लैब्स लिखते हैं ना, VAB ऐसे लिखते हैं ना, तो वो कैसे लिखूं, ए स्मॉल m मैन लेना और s फॉर स्लैब लेना। क्या लिखूं, VMS लिखूं कि VSM, कैसे लिखूं अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब दिया गया है? VMS। वेरी गुड, शाबाश। स्लैब, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, VM माइनस VM माइनस VS होता है। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब आपको पता है कि जो VMS है उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, स्मॉल v दिया है, करेक्ट? यस सर। तो वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? राइट साइड। Yes, sir. तो पॉजिटिव ले लो कि नेगेटिव ले लो? पॉजिटिव। Positive. ले लेता हूं। अच्छा जी, पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये हमने पॉजिटिव ले लिया और VM हमको निकालना है माइनस VS। अब बताओ बेटा कि जो VS है ये वेलोसिटी ऑफ स्लैब, जिसका क्या नाम दिया मैंने, U नाम दिया। ये U पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, राइट में है कि लेफ्ट में है? नेगेटिव। Negative. तो हो जाएगा V इक्वल्स टू VM प्लस U, और यहाँ से मैं U को उधर भेज दूंगा, तो V माइनस U बराबर VM। तो जो मैन की वेलोसिटी है वो हमको निकल आई, और जो स्लैब की वेलोसिटी है वो हमने मान ली थी, क्या बेटा, U मान ली। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। सुरभि, Yes, sir. सुरभि पंजाबी, ठीक है, मैं नाम बताऊंगा, तुम लोग बता देना जरूर। अब इस पूरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं, अगर मैन और ब्लॉक सिस्टम में बात करूं, तो पॉसिबली एक ही फोर्स बाहर से लग सकता था, एक ही फोर्स एक्सटर्नल लग सकता था, वो क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का यहाँ पे कोई मोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी वेट ऑफ द ब्लॉक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो नहीं रहा है। हम उस फोर्स की बात ही नहीं करेंगे, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा भी तो हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन पे किसी भी तरीके का असर, फर्क नहीं पड़ने वाला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा यहाँ पर एक ही फोर्स लग सकता था, वो क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। उसको भी मैंने हटा दिया, खत्म कर दिया, गायब कर दिया, स्मूथ सरफेस कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी और तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या इन मैन और स्लैब के सिस्टम पर? नो सर। No, वेरी sir. गुड। नो सर। कोई और भी, किसी भी और तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सर ने बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। या एक ऐसे ही बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब होगा, या तो वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास की। वेलोसिटी 0 किसकी बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास। पहले तो मैं इसको बता दूं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन होने का मतलब, 0 होने का मतलब कि जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो 0 होगी, या तो वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो कांस्टेंट होगी। अब हमें पता है कि शुरू से ही हमने देखा कि ये जो दोनों ब्लॉक और मास का सिस्टम था वो किस में था, रेस्ट में था कि मोशन में था? तारीख चलने से पहले ही कौन रेस्ट में था, ठीक है। हाँ, तो रेस्ट में था, तो इसका मतलब ये मोशन, ये वाला केस लगेगा, VCOM जो होगा 0 लगेगा। अब VCOM 0 है, VCOM क्या होता है, VCOM होता है M1 V1 प्लस M2
अपॉन m1 प्लस m2। एक मिनट रुको, इसको चेंज कर लीजिए। वेब, ये है क्या अपने क्लास का वेब? अच्छा, वैभवी राज चौहान। सर पता नहीं इसका सर, वैभवी का तो है, शायद से ये है। अच्छा कंफर्म नहीं है, मैसेज आया कि नहीं? नहीं कंफर्म नहीं है। मेरा नाम क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें? ठीक, अब आपने कहा कि भैया ऐसा है, इससे भी लगा सकते हैं और मैं इससे भी लगा सकता हूँ, दोनों से करेंगे। अब चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा था, m1 प्लस m2 आ रहा। ये बेटा अगर मैं इधर भेजूंगा m1 प्लस m2 जो कि 0 है, सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमारा 0 है, तो ये m1 प्लस m2 उधर जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 0 तो क्या बचेगा, लेफ्ट में 0, राइट में m1 v1 बचेगा और m2 v2 बचेगा, बस यही काम। अच्छा 0 लिखते हैं, m1 ले लेते हैं मैन को, मैन का कितना मास है, स्मॉल m, लिख दिया। v1 ले लेते हैं मैन की वेलोसिटी, जो कि हमने मैन की वेलोसिटी अभी निकाला है, vm कहाँ निकाला था हमने, जो कि कितनी आई थी, v माइनस u आई थी, करेक्ट। v हमें क्वेश्चन में दे रखा था, रिलेटिव वेलोसिटी v क्वेश्चन में दे रखा था, u हमने माना है किसकी वेलोसिटी है, स्लैब की वेलोसिटी, तो हमने ले लिया v माइनस u, क्योंकि राइट साइड में जा रहा था मैन तो पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब उसके बाद प्लस ले लेंगे, उसके बाद m2 स्लैब, स्लैब का मास कितना था बेटा, कैपिटल एम। और वेलोसिटी स्लैब की, स्लैब किस साइड मूव कर रहा था, कितनी वेलोसिटी से, माइनस नेगेटिव, ये उठ करके उधर जाएगा तो पॉजिटिव यू हो जाएगा mu, और ये हमारा राइट साइड में mv माइनस mu बचा रह जाएगा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, mv माइनस, इस माइनस mu को उधर ले जाऊंगा तो वो भी प्लस mu हो जाएगा, m कैपिटल mu प्लस स्मॉल mu बराबर m, u कॉमन ले लेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल m हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, mv, तो u जो हो जाएगा हमारा mv अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। वही सेम चीज हमने निकाल लिया, वेलोसिटी किसकी, ब्लॉक स्लैब की वेलोसिटी, जो उन्होंने दे रखा था भैया, मास दे रखा था आदमी का, मास दे रखा था स्लैब का, मास दे रखा था आदमी का, और रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी थी आदमी, जिस हिसाब से उन्होंने पूछा बता दिया। वही सेम काम यहाँ पे अभी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कर सकते कि इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला करके 0 था, चलने से पहले दोनों रेस्ट में थे तो दोनों का मिलाकर के 0 था, और फाइनल मोमेंटम दोनों का हम रखेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी पहले वाले का, मास इनटू पहले वाले का मास इनटू पहले वाले की वेलोसिटी, और दूसरे वाले का मास इनटू दूसरे वाले की वेलोसिटी। तो पहले वाले का मास कितना है, मैन का स्मॉल m, और मैन की वेलोसिटी क्या है, वही v माइनस यू राइट साइड में, हाँ, प्लस दूसरे वाले का मास ब्लॉक स्लैब का मास कैपिटल M, और स्लैब की वेलोसिटी माइनस यू, वही सेम चीज यहाँ पे रिलेट करेंगे तो फाइनल कैलकुलेट होकर के वही सेम चीज mv अपॉन m प्लस m हो जाएगा। तो चाहे ऐसे समझ करके ले जाओ, चाहे डायरेक्ट लगा दो कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा, तो इस हिसाब से ये रिलेशन हमारा बैठ करके आएगा। बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा, लेकिन ये कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, हाँ वेरी गुड, किस टाइप का, वन डायमेंशन रॉड, वन डायमेंशन पढ़ो, वन डायमेंशन रॉड इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इस हिसाब से आप मुझे देख के बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या दे रखा है, मास डेंसिटी दे रखी है, वन डायमेंशनल रॉड की मास डेंसिटी दे रखी है किलोग्राम पर मीटर, यानी कि जो लैम्डा की हम बात किया करते थे वो दे रखा है, दैट इज क्यू लैम्डा की जगह नाम दे दिया क्यू उन्होंने, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी इज इन आवर क्लास? यस सर। यस सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पर जो बेटा ये हमको क्या दे रखा है, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर से समझ में आ गया है कि ये एक्चुअल में हमको लैम्डा दे रखा है। लैम्डा को सर ने बोला था क्या भैया, लीनियर मास डेंसिटी। और ये लीनियर मास डेंसिटी जो दे रखी है, क्या ये कांस्टेंट है कि ये वेरिएबल है?
वेरिएबल। वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने का रिलेशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म निकालना आसान होता है, खटाखट निकल जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा इंटीग्रेशन ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा जी, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? M1 नहीं, M1 M1 Y M1 R1 किसी ने बोला पीट दो, M1 R1 M2 का dm ओवर ये किसके लिए है? इंटीग्रल नहीं, पहले बताओ ये किसके लिए? M1 ये R1 जिस टाइम पे फिक्स्ड होगा। नहीं, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। किसके लिए है ये काहे के लिए है? सॉरी, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल वाला जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था वो काहे के लिए था? यहाँ पे एक्स ना लिख के कंटिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए। अच्छा, जो रॉड है, कंटीन्यूअस बॉडी। हाँ कॉन्टिन्यूअस की बॉडी के लिए एक रॉड है जिसका जो मास है जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मास चेंज होते जा रहा है, फिक्स नहीं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि ये एक रॉड है, रॉड का कोई वाई एक्सिस में कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, एक लंबी सी लाइन होती है, कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती है, तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास 0 मान करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट मान ले रहे हैं। इस एलिमेंट का जो मास dm होगा, इस एलिमेंट की जो लंबाई होगी वो dx होगी, ठीक है। हमको पता है कि ये दे रखा है कि 1 किलोग्राम 1 मीटर का मास, इसका मतलब क्या होता है? वर्ड्स में मतलब होता है कि 1 मीटर रॉड का मास ये दिया हुआ क्यू नॉट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जो हमने एलिमेंट लिया है बेटा उसकी कितनी लंबाई है? जो छोटा सा ये एलिमेंट नहीं, एक्स डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर है अल्फा। इस छोटे dx। हाँ, तो इस 1 मीटर रॉड की लंबाई इतनी होगी तो dx मीटर रॉड की लंबाई क्या हो जाएगी? इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? dx। हाँ, तो क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर में dx से मल्टीप्लाई हो, और ये जो छोटा सा मास होता है यही dm कहलाता है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x को x रहने देंगे, dm अभी हमने निकाल लिया है एंड दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, छोटा सा मास हमने अभी निकाला है एंड दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx। कहाँ से शुरू हो रहा है भैया? रॉड शुरू हो रही है 0 तक, और रॉड की टोटल लंबाई कितनी है? एल है, ये लिखा है ना, एल रॉड की टोटल L एल। तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? रॉड की लंबाई अगर पूरी यहाँ से यहाँ तक एल है, हाँ, तो जो फाइनल पॉइंट होगा बेटा, फाइनल पॉइंट जो होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये फाइनल पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू L,0 तो जो स्टार्ट हुआ है रॉड कहाँ से? 0 से, और इस खत्म हुई रॉड कहाँ पर? L पर। तो लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट L हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट L हो जाएगी। ये रिलेशन बता दिया है, कैलकुलेट करके मुझे बता दो अल्फा की क्या वैल्यू है। 2 मिनट का टाइम दो। प्रियंका, क्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, बाहर ले लेना, ठीक है। L स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रॉड की लंबाई कांस्टेंट। यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से करना, x मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब बाई एल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्यू नॉट तो बाहर निकाल दो और ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। साफ लिख दूं क्या? फिर से कर लोगे आप लोग? सर हो जाएगा। ज्वाइन मी क्लास, ज्वाइन कर दिया बेटा।
अब So जो भी zero? वैल्यू आएगी, क्या 0? मेरी 0 आ रही। नहीं, लेट्स सी क्या कहता है, 1 मिनट दो मुझे जरा। 27 अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो 0 to L Q0 और ये x था, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx था, और नीचे क्या था, Q0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx था। एक तो ऊपर से Q0 बाहर लेकर नीचे से Q0 बाहर लेके कैंसिल कर दोगे, x को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये x हो जाएगा और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स को एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर, और ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे 1 है और dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, फिर ये माइनस है और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से लेके l तक, तो अगर मैं l रखूंगा तो और 0 रखूंगा, फिर लिमिट एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं एल स्क्वायर बाय 2, फिर ये माइनस का माइनस, एल स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, 4 x4 हाँ by 4 4 है। एक्स टू द पावर 4 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और ये जो लिमिट रखेंगे 0 से लेके l तक, तो जब लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर 4/4 L4 by very good, 4 L4। टू द पावर 4/4 हो जाएगा। तो बेटा देखो ऊपर से 2 पावर और यहाँ 4 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा हमारे पास सॉल्व होने के बाद, एल स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा। करेक्ट है बात? yes sir Yes sir। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 dx का बेटा x होता है ना, स्क्वायर बाय 2 कैसे हो जाएगा, सॉरी मैंने dx मतलब, और ये 0 से l तक है। अब लिमिट रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x नहीं l हो जाएगा, l हो जाएगा माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो चलो वो है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से l तक लिमिट रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट रखने के बाद एल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे से एल स्क्वायर और यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगी और एक पावर बची रह जाएगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ एल ऊपर बचा रह गया और नीचे सिर्फ 3 बचा होगा, तो सॉल्व करने के बाद l अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा एल स्क्वायर बाय 2 में से एल स्क्वायर बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, l square by l स्क्वायर बाय 4 एल में से l बाय 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 12 upon by 3 12 अपॉन, ठीक है। अब ये पलट करके रेसिप्रोकेट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 3 अपॉन 12। अच्छा जी, एल से यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक एल बचा रह जाएगा, ऊपर 3l नीचे 8 बचा रह गया, 3l अपॉन 8 बचा रह गया। ये आ गई आपकी पोजीशन, काहे की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई, एक्स वाली पोजीशन थी तो एक्स सेंटर ऑफ मास आ गई, लेकिन मैं बोला कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो 3l बाई अल्फा थी, तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास जो आया है वो 3l बाई 8 आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3l बाई अल्फा था, तो 3l बाई 8 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 8 हो जाएगी, तो सर, अल्फा की जो वैल्यू है 8 निकाल दी। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं, कोई एक और भी कुछ क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, ये नेगेटिव मास का रोल है कि इसमें
कट करके निकाला गया है, तो नेगेटिव मास का रूल लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का। एक्स सेंटर ऑफ मास में हम फॉर्मूला रखते हैं m1x1, ठीक है, प्लस m2x2। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, लेकिन हम फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m1 प्लस m2 लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट ये हो गया बेटा और दूसरा पार्ट ये हो गया। आपका मन करे ऐसे बांट दो, चाहे आपका मन करे ऐसे बांट दो, जैसे आपका मन करे वैसे बांट दो, ठीक है। आपको जो मन करे आप वैसे बांट दो, ठीक है। मैं बांट रहा हूं ऐसे कि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इस पार्ट का जो, इस पहले वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, और ये दूसरा पार्ट है ये भी रेक्टेंगल है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर होगा। तो ये एक पार्टिकल बन गया पहला पार्टिकल, और ये एक पार्टिकल बन गया दूसरा पार्टिकल। अब इसकी आप मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस पर होगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो कि ये लंबाई कितनी होगी कोऑर्डिनेट की मदद से, 1 ये लंबाई हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ 0.5। अच्छा, ये लंबाई, अगर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट देख के बताओ कि ये लंबाई कितनी होगी, 3 लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई फिर कितनी होगी, 1.5 नरेश शर्मा इज इन आवर क्लास। सर कंफर्म नहीं है इसका। ठीक, 1.5 हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये यहाँ से, अब ये कोऑर्डिनेट देख के बताओ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट देख के बताओ यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 1 हो। अगर ये 1 होगी तो ये यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अगर ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 1.5। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस फिर कितनी बताया अभी आपने, 1.5 ये अभी आपने बताया कि सर ये 0.5 होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक अभी आपने बताया 1 होगी, क्योंकि नीचे ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1.5। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने 1.5 मुझे बता दिया। चलो अच्छी बात है कि आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.5 बता दिया। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये का पॉइंट और ये पॉइंट देख करके बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी। 1 कैसे, ये 0 है और ये 2 है, वर्टिकल वाला वाई वाला देख करके बताओ ना। 2.5 है। हाँ, तो डायरेक्ट, वेरी गुड, ये डायरेक्ट हमने बताया 2.5 हो जाएगी। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये आधा ये यहाँ से यहाँ तक क्या कितना होगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक, आप देखो ध्यान दो कि ये 2,3 है और 2,2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 1 होगी, तो उसका आधा ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये आधा से यहाँ तक 0.5 होगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5। हाँ, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका दूसरा वाला y वाला पॉइंट 2.5 हो जाएगा। बस आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब एक्चुअल में दो पार्टिकल बन गए हैं, एक ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास और एक ये पार्टिकल दूसरा सेंटर ऑफ मास। इसमें आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना होगा। क्या फॉर्मूला है भैया, पहले एक्ससीएम लगाएंगे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, पहले बॉडी का मास। अब यहाँ पे मास तो है नहीं तो हम एरिया ले लेते हैं, एरिया की मदद से भी कर सकते हैं। तो a1x1 और a2x2 और नीचे का दोनों का एडिशन a1 प्लस a2। अब आपको पता है कि ये वाली लंबाई कितनी थी और ये वाली पहले वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा। ये वाला अभी आपने बताया 3 है लंबाई और ये वाला 1 है, तो जो पहला वाला शेप है उसमें ये लंबाई 3 बताई थी, ये लंबाई 1 बताई थी, एरिया कितना हो जाएगा 3 मीटर पर 3। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5 प्लस लिखेंगे। दूसरे वाले की बात करते हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देख के बता दो कि ये x वाला इसका 0 है, x वाला 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 3 ना 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 ये ना भाई, तो ये 2, ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, x कोऑर्डिनेट हाँ 2। नितिन सिंह, चलो तो और ये वाली 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई 1 है, तो अगर ये 2 है ये 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई
1। तो जो हमारा ये वाला दूसरा वाला है उसकी ये लंबाई 1 हो गई, और ये वाली लंबाई अभी तुम लोगों ने बताया था कितनी थी, ये वाली लंबाई, ये वाली 1 थी। तो एरिया इसका कितना हो गया? 1 तो इसका एरिया, अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, कितना है? 1.5 1.5। इसका एरिया, पहले वाले का एरिया अभी आपने बताया 3 है, दूसरे वाले का एरिया 1 है, दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। उसी तरीके से वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, पहले वाले का एरिया कितना है? 3 है, और पहले वाले का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 1.5 है, प्लस दूसरे वाले का एरिया 1 है, और दूसरे वाले का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2.5। ये सब की सब इस जीरो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट लिया गया है। ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, उसे सारे कोऑर्डिनेट लिए अपॉन इन दोनों का मास जोड़ करके वो। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, जल्दी जल्दी कैट को 3 इंटू 1.5 करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 1 इंटू 1.5 करोगे तो 1.5 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो जो आपका एक्ससीएम आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि डेसिमल में कितना हो जाएगा? 0.75 अब 3 इंटू 1.5 करोगे तो 4.5 हो जाएगा, 1 इंटू 2.5 करोगे तो भैया 2.5 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 7/4 हो जाएगा। तो ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.75, यानी एक्स सीएम आना चाहिए 0.75 और वाई सीएम आना चाहिए 1.75। तो ये आप 0.75 और 1.75 आपका कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है? सी ऑप्शन हो जा रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड, बस इसी तरीके से आप करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा कोलिजन की बात कर लेते हैं। कोलिजन हमारे कितने टाइप के होंगे? कोलिजन हमारे, हालांकि आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीजें और बताना उस पर थोड़ा। अच्छा एक चीज और है, एक क्वेश्चन और बस कर लो, उसके बाद हम कोलिजन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि एक बॉल फेंका, ठीक है, एक बॉडी फेंका जिसके अंदर मैंने एक एक्सप्लोजिव डाल रखा था, ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लोजिव डाल रखा था, टाइम्ड एक्सप्लोजिव था। अब वो एक्सप्लोजिव जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था। अब अगर यहाँ पे एक्सप्लोजिव फटता है बेटा, एक्सप्लोजिव क्या कर जाता है? फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। अगर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर जाएगा तो उसके 2 या 3 पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप मान सकते हो कि भैया उसके इतने पार्ट हो सकते हैं। अब जो भी इस एक्सप्लोजिव के पार्ट होंगे तो एक पार्ट उसका ऐसे मूव कर जाएगा, एक पार्ट इसका ऐसे मूव कर जाएगा। 1 मिनट दो बेटा। चलो अब क्या होगा? इस एक्सप्लोजिव के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेप्ट, जब ये एक्सप्लोजिव फटा बेटा तो क्या किसी ने बाहर से कोई फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, कि ये अपने अंदर के खुद के इंटरनल फोर्स से फटा है, ब्लास्ट हुआ है? इंटरनल फोर्स इंटरनल फोर्स से ब्लास्ट हुआ है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। अब अगर आप, हाँ ये क्या है भैया, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा अब वो, अच्छा इसमें मैंने क्या किया है कि एक बॉल है उसको फेंका है, ठीक है, एक बॉल है, मैंने उस बॉल कर को फेंका है, कितनी स्पीड से फेंका है? वो 100 की स्पीड से मैंने उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ, और उसको ग्राउंड से 37 डिग्री के एंगल पर मैंने इस बॉल को फेंका है। अब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जा करके जब ये यहाँ पहुंचता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर एच मैक्स पे जब वो पहुंचता है तो वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है। अब जब वो 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट जो बनता है उसका मास, और जो दूसरा पार्ट बनता है उसका मास, उसका 2 रेशियो दे रखा है कि जो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का जो रेशियो है, उनके मासेस का रेशियो है वो 1:3 है। अब जो लाइटर पास्ट है वो फौरन रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में आने का मतलब कि इसका जो हॉरिजॉन्टल जो मोशन था, हॉरिजॉन्टल मोशन इसका फौरन क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि इसकी कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी तो इसको फौरन रेस्ट में आ गया। ठीक है, रेस्ट में आने का मतलब फौरन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों ही क्या हो जाएंगी बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी फटने के बाद 0 हो गया, ऐसा उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने पूछा है
कि डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर पार्ट। अच्छा, जब ये फटता है तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है, हल्का वाला पार्ट है, वो फौरन रेस्ट में आ जाता है, और जो भारी वाला पार्ट है वो मूव करता हुआ जाता है, मूव करता हुआ जाता है, मूव करता हुआ जाता है, मूव करता हुआ जाता है। अब इसमें केस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जब मैंने इस बॉल को फेंका तो इस बॉल का यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास हो, बॉल ऐसे आगे बढ़ी तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं, और आगे बढ़ी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, और आगे बढ़ी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, और आगे बढ़ी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब क्या हुआ है कि जब बॉल एक्सप्लोड हुई है, फटी है, तो बॉडी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही थी, और यहाँ पे फटने के बाद इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास था उसके कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, यानी कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या जिस भी वेलोसिटी से वो चल रहा था वो उसी वेलोसिटी से चलते हुए आगे जाए। यानी कि एक्चुअल में पहला पार्ट बॉडी का इधर और दूसरा पार्ट बॉडी का इधर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो जिस पाथ पर मूव कर रहा था, यहाँ पर मूव कर रहा था, यहाँ पर मूव करते करते उसी तरीके से आगे बढ़ता। बॉडी ये यहाँ पर आएगी पहली वाली, तो यहाँ पर आएगी, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं उसी पाथ पर जिस पर चल रहा है। फिर बॉडी आगे बढ़ेगी, यहाँ पर बॉडी आगे बढ़ेगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पाथ पर यहीं पर रहेगा। फिर बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर पहुंचेगी तो जो उसका सेंटर ऑफ मास था वहां यहाँ पर पहुंचेगा। ये समझ में आया क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को अराइज होना चाहिए कि सर क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडी के सिस्टम के बाहर हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों बॉडी का, दोनों पार्ट का सेंटर ऑफ मास था, एक्सप्लोड होने के बाद बाहर था। जब वो एक्सप्लोड होने के बाद बाहर था तो जैसे वो बॉडी अपना इधर चल रही थी, दूसरी वाली अपना उधर चल रही थी, पहली वाली अपना इधर चल रही थी, और जो सेंटर ऑफ मास को जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes. अब हमको ये Yes, निकालना sir. है ये डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको निकालना है कि जब वो फटा है तो उसकी सर रेंज में डिफरेंस आएगा, किसकी रेंज में? सेंटर ऑफ मास की रेंज में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन रोहित। सेंटर ऑफ मास की रेंज में कोई भी डिफरेंस आएगा, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रेंज में किसी भी तरीके का डिस्टेंस नहीं आएगा। जो फॉर्मूला पहले लग रहा था वो अभी भी लग रहेगा, जैसे आप पहले सारी चीजें अप्लाई करते थे वैसे अभी भी लगाओगे सेंटर ऑफ मास के लिए। इस बॉडी के लिए भी अपना अलग कुछ लगाओगे, इस बॉडी के लिए अपना अलग कुछ लगाओगे, और वो कैसे लगाओगे वही बताएंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा, रेंज में कोई डिस्टेंस नहीं आएगी, सारी चीजें सेम रहेगी। अब जो बॉडी थी बेटा वो यहाँ पर आकर के फटी थी, आधी वाली डिस्टेंस पर आके फटी थी। तो हमको पता है कि रेंज का पूरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा। सेंटर ऑफ मास का अगर मैं रेंज निकालने जाऊं प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला बताओ भाई। अगर u वेलोसिटी से फेंका गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? U square sin 2 theta upon u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सेंटर ऑफ मास का रेंज। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के रेंज की बात करें तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 100 का स्क्वायर इंटू 2, साइन थीटा कितना है? साइन 37। 37 हमको पता है कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और साइन 37 यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 3/5 हो जाएगा, इंटू कॉस 37। कॉस 37 यहाँ से कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, इंटू जी। जी कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल वैंसिल होकर के हमारे पास ये बचेगा 1000, और ये 4 2 8, और ये 8 इंटू 3, और नीचे यहाँ पे 25। ये 25 4 100 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 320 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 960 मीटर रहेगी। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 960 होगी तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 42 960 अगर पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 480 कितनी हो जाएगी बेटा? वेरी गुड, शाबाश।
अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास था वो वैसे के वैसे ही चलेगा, उसका कोई रेंज नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई मामला चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, अब वापस से आते हैं पहली बॉडी पर, दूसरी बॉडी पर। पहली पार्ट, जो पहला पार्ट था वो यहीं पर टूटते ही फौरन रेस्ट में आ गया था। अब जब वो यहीं रेस्ट में आ गया तो ग्रेविटी तो उसको खींच लेगी और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की तरफ की वजह से किधर चला जाएगा, वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा था तो फ्री फॉल करते हुए नीचे चलेगा। इस पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था, तो ना ही वो राइट साइड जाएगा ना ही वो लेफ्ट साइड जाएगा, सिर्फ नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो डायरेक्टली वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि टूटते ही ये किस में आ गया था, रेस्ट में आ गया था। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया आपको। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब जो दूसरा Yes, पार्ट sir. है उसकी कहानी पूछ रहा है कि दूसरा पार्ट जो है भैया वो कहाँ जाकर के लैंड होगा, ओरिजिनल पोजीशन से जहां से फेंका गया है ना वहां पे कहाँ जाकर के लैंड होगा, ये आपको पूछा गया। तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है भैया वो तो अपनी मस्ती में चल रहा है, उसको जैसे चलना था, जैसे चलना था, जैसे मूव करना था वैसे मूव करते करते वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंचेगा। करेक्ट? तो ये लास्ट पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? दो सिस्टम के लिए m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऑल पार्टिकल्स ट्रैवल पैराबोलिक पाथ। हाँ, ऑल दो पार्टिकल से दोनों पैराबोलिक पाथ। अच्छा, एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होगा ये तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला जो पार्टिकल होगा वो पैराबोलिक पाथ करते हुए चला जाएगा। वो किस टाइप का पैराबोलिक पाथ कर रहा है उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे कमाल देखो कि सेंटर ऑफ मास कितना कमाल की चीज है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो जैसा हमने बताया है कि चूंकि एक्सटर्नल फोर्स किसी तरीके का लग नहीं रहा था तो वो जैसे मूव कर रहा था वैसे मूव करते करते यहाँ पर पहुंचे। पहला पार्टिकल चूंकि वो रेस्ट में था और टूटते ही रेस्ट में आ गया था तो इसके ऊपर एक ही एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हुए जस्ट डाउनवर्ड यहाँ पर गिर करके पहुंच जाए। अब जो दूसरा पार्टिकल है ये नहीं पता मुझे कहाँ जाएगा, ये मुझे नहीं पता कहाँ पर जाएगा। अच्छा, अब हम रखते हैं, बताओ कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं बेटा तो आप मुझे बताओ कि जो यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की कितनी डिस्टेंस है? जब वो यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया दूसरा वाला और पहला वाला यहाँ पहुंच गया और सेंटर ऑफ मास तो अपने रास्ते पे चलते हुए यहाँ पहुंचेगा जैसे वो चलना था, वो कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास? 960 960। यहाँ से यहाँ तक आपने 960 लिख दिया। पहले वाले का मास कितना है भैया? 1:3 का रेशियो है, तो पहले वाले का मास मान लेते हैं m और तो दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा? 3m। करेक्ट? Yes, sir. तो पहले वाले का मास मान लो m। पहले वाले की डिस्टेंस बताओ बेटा कि जब ये पार्टिकल यहाँ लैंड किया और दूसरा वाला यहाँ लैंड किया और सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंचा तो ये पहले वाले की पोजीशन इस ओरिजिन से कितनी है बेटा? 480,0 एक्स वाली पोजीशन बताइए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने बताया कि सर ये 960 होगा और ये पहले वाले का मास m है, दूसरे वाले का 480 है। अच्छा, प्लस दूसरे वाले का मास कितना है बेटा? क्या बताया था अभी हमने? 3m 3m। और यहाँ पे आकर के लैंड हुआ है और ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है तो मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेता हूँ, तो कैपिटल डी अपॉन इन दोनों के मास का एडिशन नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 4m 4m। अब ये 4m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब 4m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 960 इंटू 4m और यहाँ पे क्या है भैया? m इंटू 480m और यहाँ पे क्या है भैया? d इंटू 3m, तो यहाँ पे 3md। अब ये 960 इंटू 4m कर लेंगे, 960 को 4m से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 960 840. हाँ 840, वेरी गुड, शाबाश। 3840m और 480 को उधर भेज देंगे, माइनस 480m बराबर ये कितना हो जाएगा? 3md। तुम तो बड़े जल्दी कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो, चलो अब मुझे भी करना पड़ेगा भाई। 14 में से 8 गया कितना हो गया? 6 और 7 में से 4 गया कितना हो गया? 3। 3360m बराबर 3md। अब 3m को उधर भेज देंगे, 3360 अपॉन 3m बराबर d। अच्छा, ऊपर यहाँ भी m था, ऊपर से m नीचे से m कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 1 3 3 तो 1120. 120, यानी हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो जो बड़ा वाला पार्टिकल है, ये दूसरा वाला पार्टिकल है, वो कहाँ पर जाकर के लैंड करेगा? वो ग्राउंड, ऋषभ दिवाकर, इज इट इन आवर क्लास? नहीं है शायद से। हाँ, नहीं है सर।
तो जो आपसे पूछा जा रहा था कि भैया ऐसा है कि जब इस बॉल को, ऐसे बड़े सी बॉल को जिसके अंदर हमने एक एक्सप्लोसिव टाइमर्ड एक्सप्लोसिव लगा रखा है, उसको हमने फेंका 100 की स्पीड से 37 डिग्री के एंगल पर, वो मैक्सिमम हाइट पे जाके फटता है, जिसकी वजह से पहला पार्टिकल जो हर का पार्टिकल है वो वहीं पे रेस्ट आ जाता है। रेस्ट पे आने का मतलब कि वो वहीं से डाउन डायरेक्ट गिर जाएगा। दूसरा पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है मुझे नहीं पता, दूसरा पार्टिकल कैसे, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, जो भी एक्सेलरेशन था वो वही रहेगा, या जो भी वेलोसिटी से वो जा रहा था वो उसी वेलोसिटी। किसी भी टाइप का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन चेंज, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि भाई जिस पाथ पे वो चल रहा था उसी पाथ पे चलते हुए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुंचेगा। अब हमने ये निकाल लिया था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, किसको यूज करके हमने रेंज का फॉर्मूला लगा लिया कि भैया सेंटर ऑफ मास तो उसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचेगा, तो रेंज की मदद से 960। अच्छा, जो छोटा वाला पार्टिकल था वो जस्ट हाइट पर पहुंच करके टूटा था, और जो मैक्सिमम हाइट होती है वो रेंज की आधी होती है, यानी कि वो डायरेक्टली जब वो नीचे गिरेगा तो रेंज की आधी हाइट 480 पर गिरेगा। अब जो बड़ा वाला पार्टिकल है उसका समझ नहीं आ रहा था, तो उसका हमने पता नहीं मान लिया कहाँ पे गिरी। तो अब हमने सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन था कि भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो इस पर किसी भी टाइप का चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जो भी एक्सेलरेशन था वो वही रहेगा, जो भी इसका वेलोसिटी थी वो वही रहेगी, ठीक है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, जो भी पाथ था वो उसी पाथ पे चलते हुए आएगा। तो भैया इसी पाथ पे चलते हुए यहाँ पे गिरा, तो हमने XUM का फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला M1 XUM की डिस्टेंस हमने निकाल रखी रेंज के फॉर्मूले से, और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उसके हिसाब से पहले पार्ट की हमने डिस्टेंस निकाल ली 480, दूसरे पार्ट का मास 3m था वो डाल दिया, और उसी डिस्टेंस हमको नहीं पता था, हमने डाल दिया भैया कितनी है कैपिटल D, और इन सबका एडिशन करने के बाद सॉल्व करने के निकाल लिया 120। प्रियांशु इज ऑन क्लास, ठीक। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, और ये कॉन्सेप्ट अक्सर आपका पूछा जाता है जीमेंस के सवाल में, ठीक है बेटा। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, sir. अब आ जाओ। Thank you, sir. Tata. बाय। थैंक यू सर। अरे बेटा ये तो कर लो, क्या क्या पढ़ा है हमने, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, और हमने PYQs लगाए हैं, और हमने क्या किया है भैया, और हमने एरिया रिलेशन भी पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, Next, sir. बाय, गुड बाय, Bye, sir. बाय।